All right. To all the students who are here for the first time, actually everybody here is for the first time. This is what the reading session is. This is a reading session which we shall do of 1 hour of every day. ये 1 घंटे का हर रोज होगा. ऑलराइट, यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ इस 1 घंटे के सेशन के अंदर हमारा पर्पस टीचिंग नहीं है. लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ओके, मैं इस समय आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि हम हर रोज बैठ के 1 घंटे तक एक स्टडी शेड्यूल बनाए. हम किसी न किसी चीज को रीडिंग करें, किसी न किसी चीज को रीड करें. ठीक है, दैट इज व्हाट द आइडिया इज. नाउ ये जो रीडिंग सेशन है ये आपके जो टीचिंग वीडियोस होंगे उनके साथ सिंक करेगा इन द सेंस आई विल ऑन द 9 PM टुडे विल रीड एंड वी विल डिस्कस 1 चैप्टर जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट है, जो भी हमारी जो भी सब्जेक्ट होगा. और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसी का ये जो रीडिंग सेशन है नेक्स्ट डे उसका वीडियो बनाना पड़ेगा. आर वी क्लियर अबाउट इट? डू वी अंडरस्टैंड दैट और नॉट? जस्ट नीड टू कंफर्म इट. आज की प्रॉब्लम है, कल से नहीं होगी. प्लीज इंक्रीज ऑल क्लियर. ओके, आई डोंट नो इतनी ज्यादा वॉल्यूम और कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं. होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. Am I visible? Am I audible now? I'll do it one more. Am I audible now? I think so. This is clearly making sense. Am I audible now? Great. Are we clear about it? Do we understand what we are doing here? पहले 2 दिन की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी. Those things have been sorted out. From tomorrow onwards, जो आपकी 3 to 6 PM लाइव क्लासेस होंगी, those would be regular and I don't think so there shall be any more problems in that. That is the first thing. Then every day we will have 1 hour of reading session. ये 1 hour of reading session है. ठीक है, this is the reading session which we are going to do. जो इस 1 घंटे में जो चैप्टर की रीडिंग होगी, the same thing next day you will actually have to provide me the teaching video of. राइट, जनरली स्पीकिंग ये जो दोनों चीजें हैं ये मैं आप लोगों के साथ सिंक करना चाहता हूं बिकॉज और एल्स इट विल एक्चुअली बिकम ओवरवेलमिंग. ये जो 3 से 6 बजे की जो क्लास होगी दैट विल बी ऑफ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, और जो ये दोनों होंगी ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट की होंगी. तो आपके कंसिस्टेंटली स्पीकिंग विद इन 1 मंथ हम 2 सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे. दिस वुड बी दी फोकस्ड. इससे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा एंड इसमें सिलेबस कंप्लीट करने का कोई खास पर्पस नहीं है, बट वी जस्ट नीड टू बिल्ड दैट रीडिंग शेड्यूल कि हम रोज पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे. तो हमारा ऐसा पर्पस नहीं कि 100% सिलेबस को कंप्लीट कर देना है, बट एवरी सिंगल डे वी विल जस्ट टेक अ स्टेप, 1 स्टेप एवरी सिंगल डे. अंडरस्टैंड दैट? परफेक्ट. आई थिंक वी आर अवेलेबल नाउ. नाउ रिमेंबर दिस, अभी तक आपको जो होमवर्क में मिला था, आई बिलीव हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ज्योग्राफी. अंडरस्टैंड दैट? अभी तक आपने इसके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हैं इनके जो टीचिंग वीडियोस हैं वो बना दिए हैं. ओके, नाउ टुडे इज द फर्स्ट रीडिंग सेशन. एक बार आप इसको अटेंड कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, आज मैं ये पहले 4 चैप्टर जो कि आप एक बार रीड कर चुके हैं इनको स्किप करके हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 5th चैप्टर ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. ऑलराइट, फिजिकल ज्योग्राफी. For the people who are here for the first time, I would just like to add something to. I would just like to tell you something, जो कि मैं एक बार दोबारा से आपको बता देना चाहता हूं. In case, guys, आप लोगों के पर डे के हिसाब से 3 घंटे की क्लास है 3 to 6 PM. Okay, and will hopefully from tomorrow onwards there shall be no more problems, and जो कि रेगुलरली हुआ करेंगी. ठीक है, then these shall be 5 days a week. ग्रेट. सेकेंड, उसके बाद आपका पर डे के हिसाब से एक रीडिंग सेशन होगा. एवरी सिंगल डे देयर वुड बी अ रीडिंग सेशन विच इज दिस इज द फर्स्ट सैंपल ऑफ दैट रीडिंग सेशन. इसके अंदर टीचिंग नहीं है, इसके अंदर डिस्कशन है, इनफॉर्मल डिस्कशन है. सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि आप हर रोज शाम को 1 घंटे मेरे सपोर्ट में मेरे साथ बैठ के कोई ना कोई किसी भी बुक का एक चैप्टर पढ़ ले. लाइन वाइज हम एक एक बुक किताब को पढ़ा करेंगे. जरूर मतलब 2 चैप्टर 3 चैप्टर जैसा भी है, 10 दिन में 15 दिन में एक एक बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो भी सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स है. अंडरस्टैंड दैट? नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्टेड विद द ज्योग्राफी की बुक. हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है. ज्योग्राफी की 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो किताब है. ओके, फिजिकल ज्योग्राफी.
हम पर डे के हिसाब से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कर रहे हैं। लाइक चैप्टर नंबर 1 बहुत अन्य से मतलब छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उसको हमने छोड़ दिया है। हमने अभी तक जो ये रीडिंग क्या नाम है रीडिंग सेशन के अंदर करने की कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से बिगिन कर रहे हैं। नाउ जो रीडिंग सेशन होगा आपका जिस दिन, उसी का नेक्स्ट डे आपको टीचिंग सेशन बनाना है। उसी वीडियो को, उसी चैप्टर को आपको खुद मुझे टीच करके बताना है। नाउ दिस रीडिंग सेशन वुड बी इनफॉर्मल, ये इनकम्प्लीट भी रह सकता है, मतलब कि अगर हम 1 घंटे में आधा चैप्टर भी पढ़ा तो भी ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो भी ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ लिए तो भी ठीक है। आपको टीचिंग सेशन के अंदर कंप्लीट चैप्टर करने की कंपल्शन है। अंडरस्टैंड दैट? आज क्योंकि हम टीचिंग सेशन में चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट कर चुके हैं, सो जस्ट फॉर टुडे वी विल बी एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th चैप्टर। डोंट वरी अबाउट इट, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट। नाउ द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दीज चैप्टर्स 2, 3 और 4, जिस बच्चे ने मुझे भेजा है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो ठीक है, दे दोज पीपल वुड फील कंफर्टेबल कि हाँ हमने ये 3 चैप्टर कर ही लिए हैं, तो आज चौथे वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट वुड बी द 5th वन। और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैंने दिन में यही बताने की कोशिश की थी कि जो ये टीचिंग सेशन है ये हमारे प्रोग्राम की मिनिमम बेसिक प्री कंडीशन है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने की। So the discussions or the calls with me can only happen, the guidance, the mentorship, the discussion, any help which you would want from me will only happen on the precondition that these videos or these homework are fulfilled. बाकी कोई जरूरी नहीं है, अगर आप ये क्लासेस स्किप कर देते हैं, लाइव नहीं करते हैं, रिकॉर्डेड करते हैं, वी आर ओके विद दैट। अगर आप ये रीडिंग सेशन स्किप कर देते हैं, इसका भी रिकॉर्डेड, दिस विल बी अवेलेबल एज द रिकॉर्डेड वन, ये भी अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो आई डू नॉट हैव मच प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो। हावेवर ये दोनों के दोनों मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इन दोनों के दोनों को आप हमेशा हर रोज अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। आज एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं एक चैप्टर को किस प्रकार से, और उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या करेंगे हम रोज और क्यों ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। दिस इज द चैप्टर नंबर, ये ज्योग्राफी की 11th क्लास की द फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है। ये उसकी यूनिट नंबर 3 लैंड फॉर्म्स और उसका ये चैप्टर नंबर 5 विच इज द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, जस्ट फॉर इट, जनरली कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं एक बार उनको देख लेना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो जस्ट लेट्स एक्चुअली हैव अ लुक कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जस्ट गिव अ बेसिक आइडिया, बेसिक रीड करने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या पूछ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, उसमें ग्लेशियर और रिवर्स, तो ग्लेशियर्स के नाम और उससे कौन सी रिवर्स निकलती है, इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछता है। सो व्हेन इट कम्स टू हिमालयन ग्लेशियर्स, भाई बंदरपुंज है, बाराशिगरी है, मंदाकिनी है, नुब्रा, हमें बेसिकली इनके नाम वाम पता होने चाहिए, राइट? दीज आर द नेम ऑफ द ग्लेशियर्स एंड एनी बिग ग्लेशियर्स इन हिमालयस इज बेसिकली इनफ इंपॉर्टेंट कि वो 2019 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। इन्होंने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की भी कोशिश की है कि ग्लेशियर्स के साथ साथ इन्होंने उस ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर्स से भी पूछा गया था, मतलब कि हार्डकोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन जो कि हार्ड, ये क्या नाम है, जो हमारे वाला चैप्टर है आज का जियोमॉर्फिक फोर्सेस, उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। दिस चैप्टर इज मोर प्राइमरली टिल्टेड टुवर्ड्स द इंडियन ज्योग्राफी। चलिए दूसरे वाला, गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड। पेन्नार रिवर से बना था बेसिकली। जो रिवर्स जिस भी प्रकार के इंडिया में जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स बनाती है उनसे क्वेश्चंस आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ सीस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves. P waves बेसिकली जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं उसमें P waves और S waves होती हैं, और अर्थक्वेक से रिलेटेड दोनों की दोनों जो चीजें बेसिकली स्टेटमेंट के तौर पे यहां पे पूछ ली गई है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही थी, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन एंड रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। बेसिकली वेदरिंग से रिलेटेड रेन वाटर का बेसिकली रेन वाटर इज अ जियोमॉर्फिक फोर्स, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे। देन पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, इसमें से कौन कौन से वोल्केनिक इरप्शंस के प्रोडक्ट्स होते हैं। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इन क्वेश्चंस को याद करना, बट एवरी टाइम यू रीड एंड स्टडी ज्योग्राफी यू शुड कीप ऑन गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस। एक तो मैं कुछ आइडिया देता हूं, फिर मुझे पता चलता है कि मुझे आप लोगों को होमवर्क करके देना पड़ेगा। ठीक है,
मैं सब्जेक्ट वाइज आपको ये मैंने पॉलिटी के तो आपको सब्जेक्ट वाइज पिछले 2019 से 2024 के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दे दिया था। मैं बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन वाइज कंपाइलेशन, सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन वो बना के आपको शेयर करता हूं। बट हाँ, आप एटलीस्ट इतनी मेहनत कर लीजिएगा कि इनको रीड करते रहें। नाउ आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी, कहां गया, क्लास 11th एनसीईआरटी की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में से ज्योग्राफिक क्या नाम है प्रोसेसेस है। अगर मैं उसकी बहुत छोटी सी आपको समरी बताऊं, द होल पॉइंट ऑफ दैट वुड बी कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा सा अनइवन है। अनइवन मतलब कि कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर वैलीज है, ठीक है, एंड दैट हैपेंस ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस एंड सम एक्सटर्नल फोर्सेस। दीज आर कॉल्ड एज द जियोमॉर्फिक फोर्सेस। तो अर्थ में माउंटेन्स और वैलीज और वॉल्केनोज और प्लेन्स और रिवर्स एंड ओशियंस, ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंस हैं दो प्रकार के फोर्सेस का। इंटरनल का मतलब एंडो, द वर्ड एंडो मींस इंटरनल, एंडोजेनिक, एंड एक्सटर्नल मतलब एक्सोजेनिक, एक्सटर्नल, एक्सोजेनिक, एंडो, इंटरनल। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है वो लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो लैंडफॉर्म्स को वियर डाउन करते हैं। यानी कि टू मेक समथिंग देयर इज एन इंटरनल फोर्स और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। हाउएवर फुल फ्लेजेड नहीं है। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो डेफिनेटली जो अर्थ के ऊपर बने हुए सरफेस के ऊपर जो अलग अलग डिफरेंट क्या कहते हैं माउंटेन्स और वैलीज, जो भी ये शेप्स हैं बेसिकली अर्थ के ऊपर, उनको फॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। द बैलेंस बिटवीन दीज टू मेंटेन्स दी सरफेस वेरिएशंस। यानी अर्थ के कुछ अंदर से भी फोर्सेस आ रहे हैं, अर्थ के कुछ बाहर से भी फोर्सेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जिस प्रकार से दिखता है वैसा है और थोड़ा सा वो अनइवन है। वी नो दैट। नाउ जियोमॉर्फिक फोर्सेस, जियोमॉर्फिक फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी? फिजिकल स्ट्रेस एंड द केमिकल एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल्स कॉज्ड बाय एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखो, किसी भी चीज को समझते वक्त ना, पढ़ते वक्त हमें हर एक वर्ड को एक बार दिमाग के अंदर ना क्लिक करना होता है। क्लिक का क्या मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फिजिकल स्ट्रेस, मतलब देयर इज अ फोर्स, फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। देन देयर आर केमिकल एक्शंस ऑल्सो, मतलब कि कहीं ना कहीं पर कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल एक्शंस भी हो रहे हैं जिसका फाइनल रिजल्ट ये जियोमॉर्फिक फोर्सेस होते हैं। जस्ट अ सेक माय फेलोस। 5 मिनट में शॉर्ट नोट है, वो बनाना मैं बताऊंगा, बिल्कुल बता दूंगा। ग्रेट। नाउ कमिंग टू दिस एंडोजेनिक फोर्सेस। सबसे पहले बताओ, अब देखो दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ जियोमॉर्फिक फोर्सेस प्रोसेसेस, बेसिकली ये दो फोर्सेस के बारे में बताने की कोशिश करेगा, एक एंडो और एक एक्सो। वी आर अवेयर ऑफ दैट। एंडोजेनिक ड्रिवन बाय द अर्थ्स इंटरनल एनर्जी। अर्थ एंडो का मतलब इंटरनल, राइट? दिस इज द वर्ड वी एक्चुअली हैव टू क्लियर। इंटरनल ऐसी कौन सा जो अर्थ के इंटरनल की वजह से जो फोर्सेस होते हैं उनको बेसिकली एंडोजेनिक प्रोसेसेस कहते हैं। नाउ देयर आर सो मेनी। किस वजह से होते हैं? अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिविटी है, अर्थ के अंदर हीट है, टाइडल फ्रिक्शन, इनकी वजह से कुछ प्रोसेस सिस्टम डेवलप होता है जिसकी वजह से बड़े बड़े से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नाउ अंदर होने वाले फोर्सेस में से सबसे पहले एक डायस्ट्रोफिज्म है, दूसरा वॉल्केनिज्म है, अर्थक्वेक्स एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स है, और कुछ भी देखा कि यही तीन इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो सिर्फ और सिर्फ ये तीन। नाउ यू हैव ऑब्वियसली ऑलवेज हर्ड अबाउट वॉल्केनिज्म एंड द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के बारे में तो आपने सुना हुआ है, वॉल्केनो के बारे में भी आपने सुना हुआ है। तो वो दोनों के दोनों एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से होती है एंड इट गिव्स राइज टू डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। मेक सेंस? नाउ इसके अंदर एक टेक्निकल वर्ड पहली बार जो हमने ज्योग्राफी के बच्चे को जार्गन वर्ड जो होता है, टेक्निकल वर्ड जो होता है, वो है डायस्ट्रोफिज्म। अब डायस्ट्रोफिज्म कोई खास बड़ी बात नहीं है। बेसिकली अर्थ का जो सरफेस होता है उसकी फोल्डिंग, अप फोल्डिंग को उसके अंदर, जैसे आई डोंट नो, आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद दिस, लाइक आई लव ज्योग्राफी। लाइक अर्थ का सरफेस है वो फोल्ड हो गया या डाउन चला गया, वैली बन गया। इस फोर्स को,
इंटरनल फोर्स को बेसिकली डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं, दैट इज इट। ओरोजेनी मतलब माउंटेन बिल्डिंग एंड एपिरोजेनी मतलब कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। नाउ रिमेंबर दिस टू यू, एक इंपॉर्टेंट बात को समझ के रखो। मैं पहले एक बात बताता हूं ध्यान से, जो 21 ईयर्स और 22 23 हो गए, मैं आपको गारंटी देता हूं द यूपीएससी एग्जामिनर इज नॉट मोर मेच्योर देन यू और ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल मेच्योरिटी, उसका सिर्फ एक्सपीरियंस ज्यादा है। व्हाट इट मीन्स इज दैट जब आपके दिमाग में कोई बात आए तो समझ लेना ये यूपीएससी एग्जामिनर के दिमाग में भी आने की संभावना है। तो फॉर एग्जाम्पल, वंस यू रीड दिस ओरोजेनी, ये जो एक नया वर्ड है, एंड वंस यू रीड दिस इपीरोजेनी, तो आपके दिमाग में यार इसका मीनिंग याद रखना चाहिए, है ना। ओरोजेनी, ओके, माउंटेन बिल्डिंग को ओरोजेनी कहते हैं, वो कूल, एंड कॉन्टिनेंट बिल्डिंग को एपीरियोजेनी कहते हैं, इंटरेस्टिंग। वेल, द एग्जामिनर विल ऑल्सो थिंक एग्जैक्टली लाइक दैट कि यार इनकी डेफिनेशन पूछ लेता हूं। ओरोजेनी, ओ माउंटेन बिल्डिंग, एपीरोजेनी, नाइस वन। एंड वॉल्केनिज्म आपको मालूम है, वॉल्केनो का फटने का तरीका, तो बेसिकली जो मैग्मा होती है उसको बेसिकली ऊपर अर्थ मतलब उसकी मूवमेंट को बेसिकली वॉल्केनिज्म कहते हैं और उसकी वजह से वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एंड अर्थक्वेक्स और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थ का जो सर्फेस है वो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती है। सम अर्थ का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कभी नीचे चला जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक्स एंड थिंग्स हैपन, यू नो, शहर के शहर डूब जाते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं। बेसिक आइडिया, नॉट अ प्रॉब्लम। सिमिलरली एक्सोजेनिक, नाउ एक्सोजेनिक फोर्सेस सारी की सारी सोलर एनर्जी और ग्रेविटी से होती है। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंटरनल फोर्सेस अर्थ के अंदर की हीट, रेडियो एक्टिविटी और टाइडल फ्रिक्शन से हो रहा है, वेरएज जो एक्सटर्नल जो भी फोर्स है, एंडोजेनिक जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोलर एनर्जी और दी ग्रेविटी। इंटरेस्टिंग, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी से अर्थ के लैंडफॉर्म्स बदलते हैं। वी नेवर थॉट अबाउट इट इन पर्टिकुलर। अगर आपसे कोई जज करने को बोलेगा, you can probably come to the conclusion of the solar energy, no doubts about it, but gravity, that my dear friend is an interesting part. So this is important, you mark it in your mind, मतलब बुक पे मार्क करेंगे, ग्रेविटी से exogenic forces, okay, this is cool. So इसमें weathering, mass movements, erosion and the deposition, ठीक है, collectively called the denudation, like the stripping of the land, ठीक है। denudation का exactly word का जो मतलब है, इससे ये climate, vegetation, rock structure, हर एक चीज उसे impact करता है। मतलब कि क्लाइमेट कैसा है उसके बेसिस पे पता चलेगा कितनी वेदरिंग होगी, क्या इरोजन होगा, क्या डिपोजिशन होगा। वेजिटेशन की वजह से पता चलेगा, ज्यादा वेजिटेशन है तो कम इरोजन होगा, बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है तो दोस थिंग्स विल हैपन, ठीक है। अब ये उसके बाद ये इन सारे के सारे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन करने लग रहे हैं। वेदरिंग क्या होती है भाई? वेदरिंग का मतलब इन सीटू ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेयर एंड दी ऑर्गेनिजम्स। इन सीटू का मतलब है उसी समय, मतलब लाइक मतलब नॉट इन लाइक पर्टिकुलर किसी लैब वेब में नहीं, बाहर में, राइट, रियल में, इन सीटू ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एटमॉस्फेयर एंड द ऑर्गेनिजम्स। कितने तरीके से हो सकती है? केमिकल भी होती है, फिजिकल मैकेनिकल भी होती है एंड बायोलॉजिकल भी होती है। दिस अगेन गेट्स इंटरेस्टिंग। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द वर्ड केमिकल एंड द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द वर्ड बायोलॉजिकल। ऑलराइट, ठीक है, आगे आते हैं। देन देयर आर मास मूवमेंट्स, डाउन स्लोप मूवमेंट्स, ठीक है। स्लो मूवमेंट्स यानी कि क्रीप और सोलिफ्लक्शन, ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वर्ड, सोलिफ्लक्शन। सोलिफ्लक्शन इज बेसिकली जब बहुत ज्यादा सा पूरा का पूरा मिट्टी एक साथ चलने लग जाती है, व्हेन सॉइल बिकम्स लिक्विड, राइट, हैव यू हर्ड अबाउट इट? नो, वेल दिस इज इंटरेस्टिंग। क्रीप, क्रीप का मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा स्लो 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 चलने लगता है, वेरी वेरी क्रीप। स्पीड मतलब जैसे जब हमारी गाड़ी स्लो चलती है तो उसको क्रीपिंग स्पीड्स कहा जाता है, यू नो, समथिंग हु इज क्रीपिंग वेरी स्लोली स्लोली। रैपिड, again this is what actually defining downslope movements of soil and the rock under gravity। डाउनस्लोप का मतलब है कि ऊपर से नीचे की मूवमेंट, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते हो ग्रेविटी की वजह से, नीचे की तरफ ही जाओगे तो एक तो स्लो तरीके से होती है। देन देयर आर सम रैपिड लैंडस्लाइड्स, स्लम्स, डेब्री स्लाइड्स, रॉक स्लाइड्स, एवेलांच एंड दी रॉक फॉल्स। आई रिमेंबर समथिंग, एक फनी बात बताऊं, व्हाट वाज द नेम, लियांशी, आई गेस, आई थिंक लियांशी, इट वाज लियांशी चौधरी। लियांशी चौधरी का एक टीचिंग का वीडियो था, तो आई वाज like listening to the video, hi Lianshi if you're listening to it। तो लियांशी क्या करती है, लियांशी जो डेब्री ये वर्ड होता है इसको हमेशा डेब्रीज प्रोनाउंस करती है, राइट लियांशी, बट दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डेब्री। तो आपके सारे के सारे वीडियोस हैं, मैं सुन रहा हूं धीरे धीरे से, कुछ कुछ कभी कभी दिन में सुनता रहता हूं मैं जब भी ड्राइव करता हूं। तो लियांशी व्हेनेवर, एंड आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, बाकियों को मैंने नोटिस नहीं किया होगा। तो लियांशी जब है तो वो जो वर्ड, इस ये वाला वर्ड जब भी बोलती है ज्योग्राफी के वीडियो में तो उसको कहते हैं डेब्रीज, डेब्रीज। हाउएवर
Lianshi, this is called as debris. This S is silent. And let me be honest, Britishers are stupid because why the hell is S silent? मतलब अगर ये वाला फिर तो ये भी silent होना चाहिए, फिर तो rock slide, avalanche, rock fall. I don't know. They're stupid, man. I really don't know why they do this, but it's called as debris. All right. I don't know why. Erosion और deposition, then there's a soil formation है, key takeaways है, ठीक है. चलिए, basically अर्थ के जो लैंडफॉर्म है वो बनते हैं एंडोजेनिक और दी एक्सोजेनिक फोर्सेस से. Let's try to have a look at the book and the exact chapter which we are supposed to read today. All right. ये रोज रोज समरी नहीं कराऊंगा, बट आज का फर्स्ट डे था ना, तो आई जस्ट वांटेड टू ईज यू आउट. आप लोगों को मैं थोड़ा सा ईज आउट करना चाहता था, तो इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी समरी बना के लाया था. आप भी बेसिकली थोड़ा सा समरी बना के पढ़ोगे तो एक बार ना, समरी बनाने के लिए कुछ अलग नहीं लगता है. समरी बनाने का क्या मतलब होता है, जैसे यू ओपन दिस चैप्टर एंड देन यू रीड इट वंस लाइक दिस. आफ्टर लर्निंग व्हाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन. ओके, इसमें कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बताएंगे. देन ओके, दे आर जस्ट डिफाइनिंग ग्रेविटी, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म. देन एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं. ओके, वेदरिंग 3 प्रकार की होती है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. ऑल राइट, कूल, नॉट बैड. ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स, देन मास मूवमेंट्स. एंड यही समरी मैंने आपको बताई थी, इरोजन, यही समरी मैंने आपको बताई थी, राइट. तो ऐसे हर एक चैप्टर की एक छोटी सी समरी. नाउ लुक, बी ऑनेस्ट विद मी, अभी हम इस चैप्टर को देख रहे हैं तो बहुत ही इंटिमिडेटिंग चैप्टर है थोड़ा सा. इट्स स्लाइटली इंटिमिडेटिंग, राइट. पता नहीं कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लेकिन समरी में कितना सिंपल लग रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. अब अगर आपके पास ये 1 पेज, दिस इज लाइक लिटरली क्या है, ये 1 पेज नोट्स है. यानी कि ये जो हमारी एनसीईआरटी है, इसके अंदर टोटल 14 चैप्टर हैं. इस एनसीईआरटी के 14 पेजेस के नोट्स होने चाहिए. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज इनफ, आई एम सेइंग कि अगर एक बार बन गया तो अब इसको पढ़ते वक्त कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम वहां डाल देंगे. चलो पहले एक बार चैप्टर पढ़ते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट. ओके, आफ्टर लर्निंग हाउ द अर्थ इज कॉज्ड, द फॉर्म ऑफ द वोल्केनिज्म, अबाउट द रॉक्स एंड द मिनरल्स, द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, इट्स टाइम टू नो इन डिटेल द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव. लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, व्हाई द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन. इट्स अ गुड क्वेश्चन. कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेन्स के बाद पठार होते हैं, पठार बोले तो प्लेट्यू, कहीं पे हिल्स हैं. व्हाट इज द थिंग, इट शुड, व्हाई इज इट नॉट लाइक अ कंप्लीट स्फीयर, कूल स्फीयर, एकदम पॉलिश्ड स्फीयर, पॉलिश्ड फुटबॉल की तरह, क्यों नहीं है? वेल, इट इज अनइवन. ओके, द रीजन इज दैट अर्थ्स क्रस्ट इज डायनामिक. तो ये है कि चेंज होता रहता है, रेगुलर चेंज होता है. ऑब्वियसली यू आल्सो चेंज, वी आल्सो चेंज, एंड इंटरेस्टिंगली अर्थ इट हैज मूव्ड एंड मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. दोनों तरीके की मूवमेंट, इधर भी हो रहा है, अंदर भी जा रहा है, ऊपर नीचे की भी मूवमेंट है. अर्थ का जो क्रस्ट है और वियर्डली ऐसे भी मूव करता रहता है. ऑलराइट, ऑफ कोर्स इट मूव्ड अ बिट फास्टर इन द पास्ट देन द रेट. पहले ज्यादा फास्ट करता था. इसके फास्ट का ये मतलब नहीं है कि जो हम फास्ट सोच रहे हैं. इनके कहने का मतलब है कि 1,00,000 साल में 1 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट दे मीन बाय फास्ट. तो अगर अर्थ का जो क्रस्ट है, जब वो 1,00,000 साल में 1 सेंटीमीटर बदल जाता है या 10 सेंटीमीटर बदल जाता है तो वो फास्ट होता है. और फिर अगले 1,00,000 साल में वो सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर बदला तो ओहो बहुत स्लो चल रहा है यार ये तो दिस इज व्हाट दे आर टेइंग. सो द डिफरेंसेस इन इंटरनल फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर बनते हैं, व्हिच बिल्ट अप द क्रस्ट हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर द वेरिएशन इन द आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट. तो अर्थ के सरफेस के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं वो बेसिकली अर्थ के बाहर होने वाले लैंडफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. The earth is surface is being continuously subjected to the external forces also, induced basically by the energy, generally speaking sunlight की वजह से, and of course internal forces are still active with different intensities. This means कि अर्थ का जो सरफेस है वो continuously external forces जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के, अर्थ का एटमॉस्फेयर यानी हवा से, सनलाइट की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, एंड इंटरनल फोर्सेस जो कि अर्थ के, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, हैंग हो गया मेरा लैपटॉप. Originating. Now external forces are known as the exogenic and the internal forces are known as the endogenic. Straight word, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, right? We have done it. अब अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो देखो, अब लॉजिकली अभी तक हमने जो पैराग्राफ पढ़ा सिर्फ यही तो 3 सेंटेंस इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा क्या था? नथिंग लेस, आई होप सो. चलिए, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं
उससे वियरिंग डाउन होती है, डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ और द एलिवेशन एंड द फिलिंग अप aggradation of the basins or the depressions on the earth's surface. The phenomena of this wearing down of relief variation through the surface of the earth through erosion is called as the gradation. Didn't they just make it really unnecessarily complex? Hold on for a second. इसको एक बार दोबारा से रीड करके देखते हैं यार, ये क्या इन्होंने why necessarily इन्होंने complexity डाली है. Let's try to actually have a look at it. External forces are known as exogenic, internal or endogenic. We know that. Okay, fine. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस वियर डाउन करते हैं रिलीफ और एलिवेशंस को. रिलीफ और एलिवेशंस का मतलब है जो चीज ऊपर उठी हुई है, ठीक है, यानी कि पहाड़ों को वियर डाउन करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं. एंड फिलिंग अप ऑफ एग्रेडेशन बेसिन्स और डिप्रेशंस को, यानी कि जो वैलीज होती हैं या जो प्लेन्स होते हैं उनको भरते हैं. ठीक है, भरने का मतलब है एग्रेडेशन, वियरिंग डाउन का मतलब है डिग्रेडेशन. ये जो फिनोमिना है ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ through erosion is called as the gradation. Interesting. I swear to God, they could have been actually much more intuitive also. Aggradation के दो मतलब gradation जो होता है उसके दो पहलू हैं. एक एग्रेडेशन, एक डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन का मतलब है पहाड़ों का कम होना और एग्रेडेशन का मतलब है कि वैलीज का भर जाना उस चीज को. सो वन इज डिग्रेड एंड वन इज ग्रेड, unnecessarily making people complex. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं. तो forces continuously elevate or build up the paths and hence the exogenic forces fail to even out the relief variations of the surface of the earth. So variations remain as long as the opposing action of the exogenic and endogenic forces continue. दोनों के दोनों करते हैं. Endogenic forces generally land building है और exogenic mainly land wearing है. I can guarantee you this. ये प्रीलिम्स की स्टेटमेंट है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आने की संभावना है. Look at it. Okay, let's mark it. This is the lovely statement. You should mark it in your notebook also. Endogenic forces mainly land building and exogenic processes mainly land wearing. Now remember, the key part is mainly. Internal forces से generally land बनती है, external forces से generally land खत्म होती है, wear down करती है. Generally, दो उल्टा भी हो सकता है. ओके, दिस वर्ड इज द की, जनरली. तो इंटरनल जैसे अर्थक्वेक से, ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक से हमेशा लैंड बनेगी, कभी कभी खत्म भी हो सकती है. कभी कभी जैसे अर्थक्वेक आता है या फिर दो प्लेट्स टकराती है तो लैंड ऊपर बनती है, कभी कभी बीच में फट भी सकता है, सब कुछ अंदर समा भी सकता है. बट इन जनरल वी सी मोर वी सी लैंड बिल्डिंग एक्टिविटी होती है जब इंटरनल फोर्सेस होते हैं. एंड एक्सोजेनिक क्या होता है? सनलाइट, हवा चलना, इरोजन होना, ये सब कुछ, इन चीजों से जनरली स्पीकिंग जो है लैंड फॉर्म्स खत्म होते हैं. ठीक है. ह्यूमंस डिपेंड, सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेंसिटिव, ऑलराइट, ओके. Humans depend on it for sustenance, have been using this extensively and intensively. So it is essential to understand its nature. ठीक है. ओह, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन ब्ला ब्ला ब्ला, इसको काट डालो, बकवास कर रहे हैं लोग, इसको ऐसे करते रहा करो. तो ये फालतू लाइनें, इनको एक्चुअली में काटते हुए चलो. ये इस चीज को, दिस इज हाउ यू स्टडी, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट एवर टू रीड दिस सेंटेंस अगेन. व्हाट द हेल इज दिस? थिंक अबाउट इट. ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेन द अर्थ एनवायरमेंट. में क्या करेंगे भाई इस बात को जान के कि है क्या? चलो छोड़ो. However, humans have caused extensive damage to environment. हाँ, हमने पॉलिथीन यूज कर ली. ओ हो, so sad. ओ ला ला ला. Use we must, but we must also leave its potential enough to sustain. Oh, la. बहुत दुखी है, बहुत sad है हमारी book. So sad book. Most of the surface of the earth had been shaped over very 100 period, 100,000, and because of its use and misuse by humans, it's being diminished at a faster rate. Environment. So sad our book. If the processes which shaped and are shaping the surface of the here we tell them. Now remember this. देखो क्या होता है जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं या यूजुअली दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं. दिस पैराग्राफ इज शुड बी डिलीटेड व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, क्योंकि बीसी लिखी हुई है. बीसी कहना तो मैं चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं बेटा, थोड़ी सी प्रोफेशनैलिटी. बट ये तो इनफॉर्मल क्लास है. बीसी क्या है ये? तो क्या करना है, पढ़ते वक्त इन चीज को आइडेंटिफाई करो और इनको काट डालो, ताकि अगली बार व्हेन यू कम टू द सेकंड टाइम ये चीज दिखनी नहीं चाहिए. ये फालतू का ज्ञान, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा. दूसरी बार, पहली बार में तो चलो बनता है, एक बार जीवन में समय व्यर्थ करने की आहुति दे सकते हैं. गेट इट? चलिए,
Geomorphic. You would like to know the meaning of the geomorphic processes? Definitely. The endogenic and the exogenic forces causes physical stress and the chemical actions on the earth materials and bringing about changes in the configuration of the surface of the earth are known as the geomorphic process. This is a good definition. क्या है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस कर रहे हैं अर्थ के मटेरियल पे और जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज हो रही है, उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। यहां पे सिंपल क्लैरिटी से इन्होंने बता दिया है बहुत ही सरल भाषा में कि भाई डायस्ट्रॉफिज्म और वॉल्केनिज्म ये एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस हैं। एक हमने क्या नाम अर्थक्वेक भी लिखा हुआ था और क्या कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स भी, ठीक है, वो लिखा हुआ था, यहां नहीं लिखा हुआ, आगे आएगा वो। उसके अलावा they have already been discussed in the preceding unit, ठीक है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशंस ये एक्सो यानी अर्थ के बाहर वाले हैं। तो वोल्केनो अंदर का है, डायमोस्ट्रिफिज्म अंदर का है, अर्थक्वेक अंदर का है एंड ऑब्वियसली वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन बाहर के हैं। ये वाले थोड़े से अभी इसमें डिटेल में। सो दिस चैप्टर दो डिस्कसेस अबाउट जियोमॉर्फिक फोर्सेस, हाउएवर इज फोकस्ड ऑन द एक्सोजेनिक। एक्सो वाले पे थोड़े से फोकस्ड है, ठीक है। अब होता क्या है, Any exogenic element of nature like water, ice और wind capable है acquiring and transporting materials, उसको geomorphic agent कहते हैं। जिस भी चीज की वजह से, हवा हो गया, पानी हो गया, आइस हो गया, ग्लेशियर हो गया, जिसकी वजह से लैंड फॉर्म में चेंज हो, दैट इज कॉल्ड एज एन एजेंट। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल इन योर लाइफ आई वुड बी एन एजेंट, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया लाइफ में। सो जब ये एलिमेंट्स ऑफ द नेचर्स बिकम्स मोबाइल ड्यू टू ग्रेडियंट्स, दे रिमूव द मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट देम ओवर स्लोप्स एंड डिपॉजिट देम एट द लोअर लेवल, ठीक है। मतलब कि आइस, विंड, वाटर जब है, ये किसी भी वजह से जब मूव करते हैं ड्यू टू द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है जहां पे ज्यादा है उसके कम की डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, कम की डायरेक्शन में मूव करते हैं। दिस इज द फिजिक्स, लॉ ऑफ द फिजिक्स, कि जो चीज जहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है और जहां पर कम होती है वो उसकी डायरेक्शन में मूव करती है। पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे आइस हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स, especially exogenic, unless stated separately, are one and the same. Aha. So that means it's the same thing. They are basically, these two words are referring to the same thing. Ice is a geomorphic process. Ice is a geomorphic agent also. Water, wind, air is a geomorphic process also. It's a geomorphic agent also. Aha. अगर ऐसा है तो फिर तुम अलग अलग क्यों नाम देते हो? You should be asking that, but nobody is going to answer it, so we'll skip. So, process is a force applied on earth, materials affecting the same, and agent is a mobile medium. Water हो गया, ice, wind, wave, current, which removes, transports and deposits earth material. चाहे running water है, ground water हो गया, glacier, wind, waves, currents, ये सब के सब geomorphic agents हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, कि प्रीलिम्स में से लिस्ट दे सकते हैं, वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, करंट्स, जिसकी वजह से मोर और लेस यू विल बी एबल टू जज कि हाँ यार अब ये हवा चल रही है तो उससे इरोजन हो ही रहा होगा, वाटर, करंट, सबसे, ठीक है। दीज आर द जियोमॉर्फिक एजेंट्स जिसकी वजह से लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। ग्रेविटी, besides being a directional force activating all downslope movements of matter, also causes stresses on the earth's material. तो एक तो ग्रेविटी तो ऑब्वियसली है कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ चीजों को खींच ही रही है, लेकिन स्ट्रेस भी क्रिएट करती है ये। ओके, दैट स्ट्रेस ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम और जनरली स्पीकिंग लाखों और करोड़ों सालों में डेवलप होके वो और ज्यादा रिजल्ट लाता है। तो इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेट वेव एंड टाइड, induce current and winds. Without gravity and gradients there would be no mobility, hence no erosion. ठीक है, तो मतलब कि ग्रेविटी और ग्रेडियंट से ही हो रहा है जो हो रहा है जीवन में, एटलीस्ट एक्सोजेनिक फोर्सेस का। एक्सो, तो एक्सो में तीन चीजें बता रहे हैं यार। एक तो सनलाइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, विंड, वाटर, ऑल दीज थिंग्स, इन सबकी एनर्जी आती सनलाइट की तरफ से है। बट बियॉन्ड दैट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट इज एन इंपॉर्टेंट समथिंग जो कि ऐड करवा रहा है। So gravitational stresses are as important as the other geomorphic processes, ठीक है। Gravity is the force जो कि हमें surface के साथ contact में रखता है। It is the force that switches on the movement of all surface material on the earth, all the movements either within the earth or the surface of the earth due to gradients from la. Now this is again an unnecessary paragraph. इसके अंदर भी एक भी काम की चीज नहीं बताई, तो you basically literally cut it. Generally try to use a pencil, वरना नोटबुक बहुत ही गंदी हो जाती है। तो पहली रीडिंग में इसीलिए पेन नहीं और ये क्या होता है, ये मार्कर नहीं, पेंसिल का है, मतलब मेरे पास अभी कहीं पड़ी नहीं है। I can't see, where is my pencil, where is my pencil, where is my pencil, there is my pencil, it's very far away, I can't, it's very very far, I can't go and pick it up.
तो पेंसिल यूज करते हैं. व्हाई डू वी यूज पेंसिल? टेल मी. Not to mark the important things, rather to disregard this thing. Now tell me, be honest about it. 22 या 23 साल के तुम जीवन के हो चुके हो. टोटल जीवन में 80 साल जिंदगी होती है, तो यानी कि तुम्हारी 1/4 जिंदगी खत्म है. क्या आज तक 1/4 जिंदगी में कभी तुमने ये स्ट्रेटेजी यूज की थी कि किताब में से फालतू चीजों को काट ही डालना चाहिए, भाई सब वेस्ट है, टाइम वेस्ट है? नहीं ना. थैंक यू वेरी मच. यू कैन राइट ए थैंक यू नोट टू मी एंड ऑल्सो एड आई लव यू सर. I'm a very love starved person. I like beg for love. जो मिलता नहीं है वो मांग लेना चाहिए. This is the law of the world. एंडोजेनिक फोर्सेस. चलिए अब आते हैं एंडोजेनिक पहले वाला. ये ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं है, लेकिन एक बार सुन लेते हैं, ठीक है. एनर्जी जो कि अर्थ के अंदर से आती है वो मेन फोर्स है एंडोजेनिक फोर्सेस के लिए. दिस एनर्जी मोस्टली रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल, टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोर्डियल हीट. क्या बात है यार, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंगली, दिस इज सो स्वीट. होल्ड ऑन फॉर सेक. हाँ, यहां पे हमने लिखा नहीं है तो वी शुड एक्चुअली राइट इट डाउन. दैट इज हाउ यू एड इट. दीज आर योर नोट्स. रेडियो एक्टिविटी, हीट एंड टाइडल फ्रिक्शन, बट द की वर्ड इज प्राइमोर्डियल हीट. दिस इज इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक सो. ये है अच्छा वर्ड कुछ, प्राइमोर्डियल हीट एंड रोटेशनल. दिस इज ऑल्सो वेरी मच मिसिंग हियर, और क्योंकि कोर क्या नाम है, कॉन्सेप्चुअल वर्ड भी है. तो अर्थ जो रोटेट करती है, वी वुड थिंक दैट इट इज प्रोबेबली लीडिंग टू एक्सटर्नल फोर्सेस. हो सकता है विंड्स और जो वाटर की मूवमेंट है वो रोटेशनल से है, बट रोटेशनल एंडोजेनिक फोर्सेस से भी रिलेटेड है. ओके, कूल, नॉट बैड. The energy due to the geothermal gradients and heat flow from within induces diastrophism and volcanism in the lithosphere. मैं सेंटेंस को भी समझाता हूं. Due to the variations in the geothermal gradients and heat flow from within, crystal thickness and the strength, the action of the endogenic forces are not uniform, and hence the tectonically controlled original crystal surface is even. मेरे आंसू निकल जाते कभी कभी ऐसी चीजें पढ़ के. यार क्या लिखा हुआ है, यार क्या लिखा है. They could have made it simple, but they didn't. You know why? Because they hate us. Hold on for a sec. The energy due to geothermal gradients and heat flow from within induces diastrophism and volcanism in the lithosphere. ठीक है, कहने का क्या अर्थ है, जो अर्थ का जो ऊपर वाला लिथोस्फीयर है उसके अंदर जियोथर्मल ग्रेडियंट है, यानी कि हर जगह बराबर की हीट नहीं है, अलग अलग है, जिसकी वजह से हीट फ्लो करती है अर्थ के लिथोस्फीयर में. उसकी वजह से डायस्ट्रोफिज्म होता है और वोल्केनिज्म होता है. ठीक है, क्योंकि अंदर अर्थ के अंदर जियोथर्मल ग्रेडियंट्स भी है, जिसकी वजह से हीट फ्लो होती है. तो अर्थ के क्रस्ट की थिकनेस हर जगह पे सेम नहीं है, अलग अलग है. स्ट्रेंथ सेम नहीं है, अलग अलग है. उसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस भी पूरे के पूरे क्रस्ट पे यूनिफॉर्मली नहीं लगते, अलग अलग लगते. कहीं ज्यादा है, कहीं कम है. सिंपली लिख सकते थे इस बात को चाहते तो. ऐसा कोई खास बड़ी बात नहीं थी, आसानी से बोलना. लेकिन चुल कहते हैं बेटा इसको, चुल. समझ, दिमाग, बहुत इंटेलेक्चुअल बनने की चुल. लेट्स कम टू द डायस्ट्रोफिज्म. ओके, व्हाट इज डायस्ट्रोफिज्म? All processes that move, elevate or build up portions of the earth crust come under the diastrophism. क्या मतलब है भाई? Move, elevate और build up. Move, elevate, build up. Okay, all right. Let's see. These include orogenic, epirogenic, earthquakes and plate tectonics. ओके, ठीक है. तो ये चार चीजों को डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं. लेट्स सी वेयर इज डायस्ट्रोफिज्म. चार चीजों को, ओरोजेनी, एपिरोजेनी एंड व्हाट इज दिस, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स. ऑलराइट, दिस इज अ मेस बट यू राइट इट डाउन. इसको यहीं मार्क कर लेते हैं. एपिरोजेनी. ओरोजेनिक का क्या मतलब है? जिससे माउंटेन बनते हैं. ओके. एपिरोजेनिक का क्या मतलब है? अपलिफ्ट और वार्पिंग ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. यहां पे मैंने इसकी थोड़ी सी इजी वाला कॉन्टिनेंट बिल्डिंग जिसको कहते हैं. एंड देन ऑब्वियसली अर्थक्वेक्स, लोकल रिलेटिवली माइनर मोमेंट्स.
माइनर, अर्थक्वेक इज ए माइनर, अर्थक्वेक माइनर मूवमेंट है, और अब वो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। हजारों लोग माइनर है इन लोगों के लिए। अभी अगर दिल्ली में या जयपुर में या चंडीगढ़ में या मुंबई में अर्थक्वेक आ जाए, तब देखता हूं मैं कि लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट बोलते हैं नहीं इसको, लोकल रिलेटिवली माइनर। वेल आई थिंक दे सेव देमसेल्व्स, देखो स्मार्ट लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। रिलेटिवली, रिलेटिवली बोल दिया, रिलेटिवली इनटू व्हाट, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि यार पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो मूव करता है उसके रिलेटिव में तो एक अर्थक्वेक छोटा ही है। आई नो, लगता होना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, अब क्या करें। इन द प्रोसेस ऑफ द ओरोजेनी, ओरोजेनी का मतलब माउंटेन बनने का, द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। ड्यू टू इपीरोजेनी देयर मे बी सिंपल डिफॉर्मेशन। व्हाट द फ्रंट डोर इज दिस? What the funny things. F for funny. That is the F word I wanted to say. What the funny things are they talking about? The thing is that in the process of orogeny, the crust is severely deformed into folds. Okay. In the epirogeny, there may simple. Okay. All right. But they're right actually. कहना पता क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है यार, जब ये ओरोजेनी होगी तो जो अर्थ का क्रस्ट है ना, अगर ऐसा था तो ऐसे हो जाएगा, विच इज अ सीवियर डिफॉर्मेशन। लेट्स बी ऑनेस्ट, दे आर राइट एक्चुअली, यू नो, वी आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ देम। बट सोचो अर्थ का जो क्रस्ट है, कैन यू सी इट? सॉरी होल्ड ऑन फॉर सेकंड, मेरे पीछे तो नहीं बना दिया। अर्थ का क्रस्ट ऐसा हो जाएगा तो दिस वुड बी कॉल्ड एज द ओरोजेनी। वेयर एज अगर अर्थ का क्रस्ट ऐसे कुछ थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ लेकिन कॉन्टिनेंट जैसा ही रहा, तो डिफॉर्म तो हुआ है बट ठीक है। सो विल गिव इट टू देम, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। आई थिंक द पीपल वर ट्राइंग टू हेल्प अस। ओरोजेनी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, और एपीरोजेनी जो होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ओरोजेनी, एपीरोजेनी, अर्थक्वेक्स एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स, देयर कैन बी फॉल्टिंग एंड द फ्रैक्चरिंग ऑफ द क्रस्ट। ऑल दीज प्रोसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर चेंजेस, व्हिच इन टर्न इंक्लूड द मेटामॉर्फिज्म ऑफ द रॉक्स। वोल्केनिज्म क्या होता है? मॉल्टन रॉक जो होती है। मैग्मा क्या है? बेसिकली गरम चट्टाने, गरम चट्टाने मतलब पिघली हुई गरम चट्टाने, उसको कहते हैं मैग्मा। और वो आपने देखा होगा ना वोल्केनो में कैसे स्लोली फ्लो करती है ऑन टू और टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। आल्सो फॉर्मेशन ऑफ इंट्रूसिव एंड द एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स, राइट? ठीक है, इंट्रूसिव का मतलब इंटरनल, एक्सट्रूसिव का मतलब एक्सटर्नल। मेनी एस्पेक्ट ऑफ वोल्केनिज्म हैज ऑलरेडी बीन डन। चलो, हमने पहले चैप्टर, मतलब आप लोगों ने शायद इसमें से कुछ पढ़ ही लिया होगा। ग्रेट। इनका फोकस है आज एक्सोजेनिक करने पे। आइए इसको कर लेते हैं, ठीक है? कर ले। आर यू डूइंग इट? आर वी हैविंग फन? इज दिस गुड? ठीक है, लेट्स डिस्कस द एक्सोजेनिक फोर्सेस। चलो, ये इन्होंने मैप बना दिया है। एक्सोजेनिक फोर्सेस अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर से डिटरमाइन करते हैं, और अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस। ऑलराइट। एंडो अर्थात इंटरनल, अर्थ की हीट, रोटेशनल, टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोर्डियल हीट, वहां से एनर्जी करता था। जो एक्सोजेनिक है, दे जनरली एटमॉस्फेयर, जो कि अल्टीमेटली बेसिकली सनलाइट होती है, सनलाइट से एनर्जी डिराइव करते हैं, एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस। ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस का मतलब है कि ये जो अंदर के अर्थ के एंडोजेनिक टेक्टोनिक फोर्सेस है, उसकी वजह से एक माउंटेन आ गया, एक प्लेन आ गया, तो ग्रेडियंट बन गया ना। माउंटेन ऊपर हो गया, प्लेन नीचे हो गया, तो उसकी वजह से एक ग्रेडियंट बन गया हाइट का, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस सारे के सारे अर्थ के हर मटेरियल के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है इन दी डाउन स्लोप डायरेक्शन, ठीक है। जो भी चीज होगी हमेशा ग्रेविटी की वजह से डाउन की तरफ डायरेक्शन होगी, कहीं पे भी कुछ भी कर लो।
Force applied per unit area is called as stress. This is good. This is good. You know what they'll do? They'll use this in asking a science question in prelims. Stress की definition पूछ लेंगे. This is good. Mark it. Valuable. ये बड़ा प्यारा है, देखो. This is very good. Force applied per unit area is called as stress. बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ते हैं. स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग. सॉलिड के बारे में चलो. दिस इंड्यूसेस डिफॉर्मेशन. ओके. Forces acting along the faces of the earth materials are shear stresses, which means separating forces. It is this stress that breaks rocks and other earth material. The shear stress results in angular displacement of slippage. Stay with me for a while. I'm with you on this. Besides the gravitational stress, earth materials become subjected to the molecular stresses that may be caused by a number of factors, amongst which temperature changes, crystallization, and melting are the most common. Chemical processes normally lead to the loosening of bonds between grains, dissolving of the soluble minerals, or cementing materials. Thus, the basic reason that leads to weathering, mass movements, and erosion is the development of the stresses in the body of the earth material. Oh my God, this is such a brilliant paragraph right out here. I can see one prelims question out and out clearly. If I would have been an examiner, you would have had a question from this paragraph. This is good. We shall wait and wait. We should watch it for, hold on for a sec. Okay. First of all, remove all of these things. And let's try to read it once more and see what is the important part here. Okay. So first of all, एक तो स्ट्रेस की डेफिनेशन दे रखी है. स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. ओके. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. ग्रेट. स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस होता है पुश करने या पुल करने की वजह से. किसी पहाड़ पे धक्का लगाऊंगा या किसी पहाड़ को, किसी रॉक को खींचने की कोशिश करूंगा, उससे स्ट्रेस पुल होगा. इसकी वजह से डिफॉर्मेशन होती है. जो फोर्सेस acting along the faces of the earth material are called as the shear stresses. They are the separating forces. ध्यान से सुनो. Forces acting along the faces of earth material are shear stress. Faces of the earth material, अर्थात जैसे माउंटेन, अगर मैं आपको ये माउंटेन बना हुआ है, सॉरी ये एक सेकंड पेन से बनाना पड़ेगा. दिस इज अ माउंटेन, राइट. इस माउंटेन के फेस पे देखो, दिस इज द बेस. यहां पे जो फोर्स होगा ना, दैट विल बी नॉट द फेस फोर्स. ये फेसेस ऑफ द अर्थ मटेरियल कह रहा है, यानी यहां पे. दीज आर कॉल्ड एज द शीयर स्ट्रेस. शीयर स्ट्रेस का मतलब होता है सेपरेट फोर्सिंग, सेपरेटिंग, यानी कि जो मटेरियल उस माउंटेन रॉक में लगा होगा ना, वो उससे अलग हो जाएगा. समटाइम्स हम एक दूसरे से बोलते हैं ना कि यार, मतलब जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, आई एम अंडर शीयर स्ट्रेस. शीयर स्ट्रेस का मतलब है कि भाई मैं फट रहा हूं, मेरा माथा फट रहा है, मैं टुकड़े टुकड़े होने वाला हूं, अलग हो जाऊंगा मैं जिंदगी में. नाउ यू डिडंट नो द मीनिंग ऑफ इट अर्लियर, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट दे आर मीनिंग. देखो, है तो बहुत डीप कॉन्सेप्चुअल चीज, और पता नहीं यूपीएससी वाले इतना जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट समझने की कोशिश करो. देयर इज टू फोर्सेस, अलग है. ये बहुत कोर बात है. एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ द अर्थ मटेरियल, दीज आर कॉल्ड एज द शीयर स्ट्रेसेस. ये वाला स्ट्रेस है जिसकी वजह से रॉक और अर्थ मटेरियल टूटता है. शीयर स्ट्रेस रिजल्ट्स इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और द स्लिपेज आल्सो. दिस, यहां से इधर गिरेगा ये किसी पर्टिकुलर एंगल में हमेशा. बिसाइड्स ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल्स, उसके बाद बाकी अंदर है मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस भी होते हैं. वो टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग की वजह से होते हैं. केमिकल प्रोसेस की वजह से भी बेसिकली अंदर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं. पानी की वजह से सॉल्युबल मिनरल्स डिसॉल्व होकर चले जाते हैं. तो बेसिक रीजन जिसकी वजह से वेदरिंग होती है या मास मूवमेंट होती है या इरोजन होती है, इज बेसिकली अर्थ मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होना. तो पानी, जब जैसे पानी
किसी पहाड़ पे या किसी रॉक पे जाके लगता है, या विंड किसी रॉक पे जाके लगती है, तो सपोज करो, देखो लुक एट इट, सो यहां पे एक रॉक है, इस पे पानी जाके लग रहा है, या फिर इस पे विंड लग रही है, एनीथिंग यू कहीं से भी देख लो, तो इसका जो फेस का ये जो फेस है, इसके ऊपर ये शियर स्ट्रेस लगाते हैं, जिसकी वजह से चीजें, द बेसिक रीजन जिसकी वजह से वेदरिंग होती है या मास मूवमेंट होती है या इरोजन होता है, क्योंकि उसकी अर्थ के मटेरियल में वो स्ट्रेस डेवलप होता है, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस और ज्यादा डेवलप होता रहता है, एंड इट सेपरेट्स द मटेरियल, सेपरेट्स फ्रॉम इट. नाउ टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन आर द टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स दैट कंट्रोल द प्रोसेस. मतलब कि ये जो विंड, वाटर, जितने भी ये प्रोसेसेस हैं, इनको टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन जो होता है वो बेसिकली कंट्रोल करता है. Okay, so all the exogenic geomorphic forces are covered under a general term called the denudation. But you already had a term called as exogenic forces. Why did you use the new term? What kind of a stupid person does this? Somebody who is very stupid. अच्छा, all the exogenic forces are collectively called denudation. But why? Why? You already have a name, which is exogenic forces. We were calling you exogenic forces. Why are you naming them denudation? What the flower is this? What the funny thing is this? I don't know, man. The word denude, it's denudation, okay, you people, I hate you, all of you. The word denude means to strip off, it does mean strip off and uncover. Like, it makes sense because the word literally is the word nude. So obviously the denude means strip or the uncover. What are you, why are you, it was exogenic, it's such a beautiful name, exogenic geomorphic processes. Why are you calling it a different name? Denudation. Denudation का मतलब है कपड़े उतार देना, स्ट्रिप ऑफ कर देना, अनकवर कर देना. ओह ठीक है भाई साहब. वेदरिंग, मास वेस्टिंग मूवमेंट्स, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडिंग इन द डिनंडेशन. जो ये फ्लो चार्ट है, ये हमको यहाँ पे ये वाला फ्लो चार्ट है दिखाता है. It should become clear from this chart. Each process there exists a distinctive force or the energy. चलिए भाई देखते हैं. डिनंडेशन प्रोसेस कौन सा है? एक वेदरिंग है, एक मास मूवमेंट है, एक इरोजन है. ठीक है, प्रोसेस वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, एंड उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी. वेदरिंग होती है ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर और केमिकल एक्शन से. मास मूवमेंट होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है काइनेटिक एनर्जी. वी कुड हैव गेस्ड इट. आई थिंक ये मैच द फॉलोइंग में आएगा तो गेस कर लोगे. आई थिंक सो. There are different climatic regions owing to variations, thermal gradients created by latitude, seasonal land and water spread on the surface of the earth. The exogenic geomorphic processes vary from region to region. The density, type, and the distribution within different climatic. Furthermore, due to difference in wind velocities and direction of the kind of precipitation, the relation with the precipitation, the daily range of the temperature. एक समय आता है जब हमें गिव अप करना पड़ता है. बस ठीक है, अच्छी अच्छी चीज लिख रहे हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि हम सब पढ़ लेंगे. गिव अप करते हैं, ये पैराग्राफ को ही गिव अप कर देते हैं. चिंता मत करना, कोई ऐसा जरूरी चीज नहीं है जो जहां से आनी है. बाहर में जाने दो ऐसी फालतू चीजें को, इतना भी डीप नहीं पढ़ना है हमें. मतलब पढ़ना है बट ठीक है. क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक. स्ट्रक्चर में रॉक फोल्ड में है, फॉल्ट में है, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी इंक्लिनेशन ऑफ बेड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, बेडिंग, प्लेननेस, हार्डनेस, परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी एटसेट्रा. अब देखो ये वाला जो सेक्शन है ये याद नहीं किया जा सकता, इसको पढ़ के चलना होता है दिमाग के अंदर कि ठीक है, विल फिगर इट आउट. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसी समय जजमेंट करनी पड़ेगी कि देखो क्या कह रहा है. कह रहा है कि अगर क्लाइमेट फैक्टर सबके सब इक्वल हो तो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस यानी कि डिनंडेशन, डिन्यूडेशन की जो इंटेंसिटी है उसका कितना करता है, कितना वो इरोजन करेगा, कितना बेसिकली वास्ट वेदरिंग करेगा, वो डिपेंड करता है रॉक के स्ट्रक्चर पे, फॉल्ट पे, ओरिएंटेशन पे. जॉइंट है, रॉक में है नहीं है, रॉक हार्ड है, सॉफ्ट है, उसकी केमिकल ससेप्टिबिलिटी,
परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी पे। अलग अलग रॉक्स अलग अलग तरीके से करती है, वेरियस रेजिस्टेंस है। अ पर्टिकुलर रॉक रेजिस्टेंस हो सकती है एक प्रोसेस पे, दूसरे पे नॉन रेजिस्टेंस हो सकती है। क्या फालतू चीजें लिखी हो, काटो इसको, काटो पकड़ के। अंडर वेरिंग क्लाइमेट पर्टिकुलर रॉक्स में एग्जिबिट डिफरेंट, फालतू चीज लिखी हुई है। ये पूरा पैराग्राफ बकवास है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्या इंपॉर्टेंट, क्या आज का पर्पस क्या है। वी नीड टू फाइंड आउट द पैराग्राफ्स एंड दी सेंटेंसेस जो कि हमारा टाइम वेस्ट करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिवीजन में। काट डालो इनको, इनसे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। एक बार रीड करो। अब देखो, जस्ट टू अश्योर यू कि हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। एक रॉक रेजिस्टेंस हो सकती है एक प्रोसेस पे और दूसरे के लिए नॉन रेजिस्टेंस हो सकती है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में पर्टिकुलर रॉक डिफरेंट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस जियोमॉर्फिक प्रोसेस को एग्जिबिट कर सकती है। हेंस वो डिफरेंशियल रेट्स पे डिफरेंशियल टोपोग्राफी को क्या नाम है, रेटराइज करती है। इन सब का इफेक्ट होता है कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो बहुत ही छोटा और स्लो होता है। शॉर्ट टाइम में इम्परसेप्टिबल होगा बट लॉन्ग रन में धीरे धीरे इंपैक्ट करेगा। ये भी हटा दो, बकवास है ये। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हम इस चैप्टर के, अगर ये 10 पेज का चैप्टर है तो इसमें से कम 2 पेज या 3 पेज आज ही खत्म हो जाएंगे। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद 7, सो वी विल इजीली बी एबल टू हैव दी 70%। सामने वाला जो दूसरे वाला बच्चा है वो पूरी किताब को पढ़ने की, रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, हम नहीं करेंगे। चलिए, वेदरिंग क्या होता है भाई। सम ऑफ द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस जिनको कलेक्टिवली डिनंडेशन भी कहते हैं, प्रभु, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जिसमें से सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट वेदरिंग है। वेदरिंग भी 3 प्रकार की होती है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। ये हम पहले से याद रट्टा लगा लेंगे। वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ। आई लाइक दिस। व्हाट इज वेदरिंग? वेल, वेदरिंग इज एक्शन ऑफ वेदर, दैट इज वेदरिंग। वाओ! अगर जीवन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारी डेफिनेशन ऐसी हो तो मेरा और आप दोनों का जीवन कितना सरल हो जाएगा। वेदरिंग क्या होती है? वेल सर, द एक्शन ऑफ वेदर इज कॉल्ड एज वेदरिंग। ओके। There are number of processes within weathering which act individually or together to affect the earth material in order to reduce them to a fragmental state. So weathering क्या हुई? Is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of the elements of the weather and the climates. इरोजन विरोजन टाइप की कोई चीज होती है उसको वेदरिंग कहते हैं यार, ठीक है, और कुछ नहीं है। वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेदरिंग। इट इज एन इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस। इन सीटू, इन सीटू का मतलब क्या होता है? मैं भूल गया, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मेरे बात देखे। एक तो कितने, मतलब एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। इन सीटू, इन सीटू का मतलब होता है इन द ओरिजिनल प्लेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सिचुएटेड इन द ओरिजिनल प्लेस। अब मेरे को तुम दिल से बताओ, इट इज एन इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस। तो यहां ऑन साइट लिख दिया, तो भाई इन सीटू क्यों लिखा है? ऐसा देश में कौन सा बालक है जो ये सोच लेगा कि चट्टानों को कोई लैब में ले जाके उनको घिस के इरोजन करके वापस रख दे रहा है? हमें भी पता ही है ना कि वेदरिंग जो है वो इन सीटू ही हो रही होगी। एंड तुम दूसरी बात भी देखो, इसका नाम इन सीटू है, विच इज नॉट इनसाइड, इट इज एक्चुअली आउटसाइड, इट इज on site. So if it is on site, it should actually be called as the out situ. But no, it is called as in situ. In situ का एक एंटोनिम भी होता है। रुको, इन situ के एंटोनिम कभी का एक्स situ। इन situ का एंटोनिम जो है वो है एक्स situ। एक्स situ इज जो कि लैब में हो रहा होता है, विच इज इनसाइड। So in situ is outside, but ex situ is not outside, it's inside. Oh my God. What in the goddamn hell is this?
तुम्हारा भी मन कर रहा है ना, व्हाट द फ्लावर इज दिस? आई नो, आई नो, आई कैन फील इट, आई कैन हियर इट। चलिए फिर से देखेंगे एक बार इसको दोबारा से याद करने के लिए। इन C2 का मतलब होता है ऑन साइट, विच मीन्स इन का मतलब एक्सटर्नल है, और XC2 का मतलब होता है इनसाइड द लैब, लैब के अंदर, यानी X का मतलब इनसाइड द लैब है, विच इज, आई एम सो एंग्री अबाउट दिस, I have swear to God, what the hell is this? This is wrong. This is wrong on so many levels. Recorded session available होगा, yes. Some people have been saying recorded, yes, recorded will be available, yes. Lag हो रहा है क्या? एक सेकंड होल्ड कीजिए. If it is lagging, weathering processes are conditioned by the complex geological, climatic, topographic and the vegetative factors. Climate particular importance है. Not only weathering processes differ from climate to climate, but also the depth of the weathering mental. यार ये वाला जरा एक बार अगर आप मेरे साथ हो सके तो जरा इसके ऊपर थोड़ा सा समय बिताते हैं एंड थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा जो फिगर है ये हमें बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करेगा. ओके, क्लाइमेटिक रिजीम्स और डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल्स. ऑलराइट, 1967 की एक किताब से एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है. चलिए देखते हैं इस पे क्या कहते हैं. ये प्रेसिपिटेशन है 0, 600 mm, 1200 mm, 1800, 2400 और 3000. ऑलराइट, नंबर 1 इज फ्रेश रॉक, नंबर 2 इज जोन ऑफ लिटिल केमिकल ऑल्टरेशन. तुंद्रा में अगर हम देखें जहां पे बारिश भाई साहब बिल्कुल जीरो हो रही है, ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेशन का जो ये वाला नंबर है, दिस इज द प्रेसिपिटेशन. टुंड्रा में कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश रॉक अवेलेबल है. एंड वी डू नॉट हैव, तुंद्रा के अगर नीचे जमीन पे खोदते खोदते चलेंगे, केमिकल रिएक्शन, क्ले मिनरल जोन, सॉइल्स विद ऑक्साइड्स और आयरन और एल्यूमिनियम बिल्कुल भी नहीं है. बट अगर हम देखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो जोन है जहां पे 3000 mm से ज्यादा बारिश होती है, वहां पर जो फ्रेश रॉक है वो बहुत ज्यादा डीप होती है. मतलब कि अगर हम किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर खुदाई करना स्टार्ट करेंगे, सो देयर वुड बी अ लेयर ऑफ क्या नाम है, oxides of the aluminium, then there would be a clay mineral zone, then there will be a moderate to good chemical alteration zone, then there will be a zone of little chemical alteration, और उसके नीचे जाके रॉक्स होंगी. दिस ओके भाई सुनो, अगर ये मैप समझ में नहीं आ रहा तो इसके ऊपर थोड़ा सा समय बिताइए, ये खत्म कर देंगे इसके बाद. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस इज वेरी, ये भाई बहुत ही प्यारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां पे बन रहा है. जरा इसको सुनिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, देखिए क्या है ये. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? और पता नहीं, मैं जानता नहीं आपने किया था या नहीं किया था, बट लुक एट इट. बट दिस इज टेलिंग इज दैट कि ये टुंड्रा जोन है, ये टाइगा पॉडसोल जोन है, ये स्टेपी, ये सेमी डेजर्ट और डेजर्ट, एंड ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन, एंड दिस इज सवाना. ठीक है, अलग अलग जो क्या नाम है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक डिविजन्स जो हैं, क्लाइमेटिक रिजीम्स जो होते हैं, उनके बारे में बता रहा है. एंड द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल्स, मतलब कि अगर हम उस क्लाइमेटिक जोन में जाके जब खुदाई करने लगेंगे तो अर्थ के नीचे क्या निकलेगा. नाउ यहां पे एक तो सबसे पहले इन्होंने प्रेसिपिटेशन के बारे में दे रखा है, तो आपको यहां से चीजें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां पे 3000 mm से भी ज्यादा एक साल के अंदर बारिश होती है. एंड जनरली स्पीकिंग टुंड्रा जो जोन होता है वहां पे प्रेसिपिटेशन देखो कितनी मिनिमल है. दिस इज द लाइन ऑफ द प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली सेमी डेजर्ट और जो डेजर्ट वाला
है उससे भी कम बारिश हो रही है टुंड्रा जोन के अंदर। ऑल राइट, ओके फाइन। नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि दो जो सबसे डायनामिकली अपोजिट चीजें हैं, टुंड्रा इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। टुंड्रा में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, देयर इज नो रेन। तो टुंड्रा क्लाइमेटिक रिजीम के अंदर जब हम जमीन को खोदने लगेंगे तो सीधा फ्रेश रॉक आ जाएगी आफ्टर द जोन ऑफ लिटिल केमिकल ऑल्टरेशन। बस ये 2 नंबर वाला थोड़ा सा होगा, तो जब हम जमीन को खोदेंगे तो थोड़ा सा एक जोन मिलेगा मिट्टी का जिसके अंदर कोई केमिकल ऑल्टरेशन नहीं हो रही है, और उसके नीचे फिर एकदम फ्रेश रॉक्स हैं। बट इफ वी go to the tropical forest, but there is a limit, like सारे के सारे soil with oxides of iron and aluminium and then dominance of oxides of ये वो जाके and सबसे deep fresh rock होती है। मतलब कि fresh rock अगर आप ढूंढने लगोगे वहां पे, क्या नाम है, tropical forest में, तो वहां पे मिल ही नहीं सकती है। wow, this is interesting on so many levels। तो टुंड्रा और सेमी डेजर्ट और डेजर्ट का जो मेंटल है वो एग्जैक्टली सेम है। वाओ, नाइस है, नॉट बैड है, नॉट बैड, ग्रेट, दिस इज अमेजिंग। साथ ही साथ टेम्परेचर भी उसी प्रकार से कम होता जा रहा है। ग्रेट। चलिए, 3 मेजर ग्रुपिंग होती है वेदरिंग प्रोसेस की। एक केमिकल होता है, एक फिजिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है। केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जो कि रॉक्स के ऊपर होता है। रॉक्स भी अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, तो पानी के साथ पानी के साथ मिक्स करके कभी सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोनेशन, वाटर और एयर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल द केमिकल रिएक्शंस। ओवर एंड अबव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, decomposition of the plants and the animal increases the quantity of carbon dioxide underground, and ये जो chemical reactions होते हैं on various minerals are very much similar to the chemical reactions in a laboratory। तो ऑफ कोर्स मतलब ये तो हमें ही पता है, मतलब और मतलब केमिकल रिएक्शंस तो जो लेबोरेटरी में होते हैं वही होते हैं, बाहर कौन सा अलग से हो रहे हैं भाई, क्या फालतू बात है ये, काटो इन लाइनों को, फालतू लाइनें हैं ये, क्या झंडू बातें लिखते हैं भाई। एक बार जरा पढ़ना चाहोगे इसको एक बार? लेट मी जस्ट टीच इट टू यू वंस। These chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions in a laboratory। What? Ooh, God damn it। Physical weathering process। Now, physical or the mechanical weathering process depend on the some applied forces। अप्लाइड फोर्सेस का कौन कौन सा? अब ये मैकेनिकल वाले, राइट। केमिकल का मतलब था तो पानी के साथ मिक्स करके कुछ चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिक्स करके कुछ चीजों को, कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। ये वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, लोड और शेयरिंग स्ट्रेस हैं, एक्सपेंशन फोर्सेस जो कि टेम्परेचर की वजह से होंगे, एनिमल एक्टिविटी की वजह से हो सकते हैं, वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय द वेटिंग एंड द ड्राइंग साइकिल, ठीक है। मेनी ऑफ दीज फोर्सेस आर अप्लाइड बोथ एट द सरफेस विद इन डिफरेंट अर्थ मटेरियल्स। रॉक फ्रैक्चर होता रहता है, सारे के सारे थर्मल एक्सपेंशन और प्रेशर रिलीज होने की वजह से होते हैं। प्रोसेसेस आर स्मॉल एंड स्लो, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा सा डैमेज कर देते हैं। एंड देन देयर इज ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एक्टिविटी से भी बहुत सारी सी वेदरिंग होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कॉन्ट्रीब्यूशन और रिमूव ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द वेदरिंग एनवायरनमेंट एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चूहे मिट्टी को खोद देते हैं, हिरन उसके ऊपर खुर से चल रहे हैं, उसकी वजह से इरोजन हो रहा है। सो बेसिकली बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से वेदरिंग होती है, जिसकी वजह से नया सरफेस केमिकल पे अटैक होता है, मॉइस्चर पेनिट्रेट करता है, ह्यूमन बींग्स वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, प्लो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं सॉइल को, एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमिक। प्लांट रूट्स एक्सर्ट्स अ ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन अर्थ मटेरियल्स मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। सो दीज आर दी 3 वेज जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। सॉरी, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। दैट इज इट, राइट। स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ द वेदरिंग वैसे एक्सप्लेन किया जा चुका है। एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस, व्हाटएवर। सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदरिंग, इनकी वजह से रॉक्स छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स में, प्रिपेयरिंग द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ एंड द सॉइल्स, बट ऑल्सो इरोजन एंड द मास मूवमेंट्स। वेदरिंग इज द प्री प्रोसेस ऑफ इरोजन। वेदरिंग का मतलब बेसिकली जो रॉक्स होती हैं उनके छोटे छोटे मटेरियल को उससे सेपरेट करना होता है। देन इट इज काइंड ऑफ अ प्री प्रोसेस, इज जस्ट अ वन स्टेप बिफोर व्हेन द इरोजन स्टार्ट्स, ठीक है। इसकी वजह से वंस इट हैपन तो उसकी वजह से इरोजन और मास मूवमेंट होती है। बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द वेदरिंग डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल्स। इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड।
मतलब इरोजन हो नहीं पाएगा अगर रॉक्स वेदर्ड नहीं है, मतलब कि इरोजन होने से पहले वेदरिंग एक प्रकार की एक्टिविटी और प्रोसेस है जो कि मतलब सरल शब्दों में कहा जाए तो रॉक को वीक कर देती है, एक पत्थर को थोड़ा सा वीक कर देती है, राइट. दिस मीन्स वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग इरोजन रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस आर द weathering aids mass wasting, erosion and reduction of reliefs and changes in landforms are consequences of the erosion. Weathering of rocks and deposits helps in the enrichment and the concentration of valuable ores, which are of great importance. Weathering is an important process in the formation of the soils also. This is it. Great. Good for today. Good to go for today. So as I told you, क्लासेस हमारी कल से बेसिकली सिस्टम पे होगी. मैं सुबह सुबह अपडेट कर दूंगा आपके लॉगिन का. आई एम जस्ट क्रिएटिंग दोज लॉगिन्स. यू विल बी एबल टू, वो लिंक मिल जाएगा. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी शैल नॉट बी ए प्रॉब्लम. दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस. इफ दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस. ये इसका पर्पस ये है कि हम हर रोज ऐसे एक एक किताब को कुछ कुछ पढ़े. नाउ द थिंग इज दिस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखो, तुम खुद पढ़ते हो ना, बहुत सारे पढ़ते हो, तो उससे रिपीटेटिवनेस आ जाती होगी थोड़ी थोड़ी. आई होप सो रिपीटेटिवनेस आ जाती होगी. सेम चीज को मेरे साथ करोगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा. बी ऑनेस्ट विद मी एंड आंसर मी. क्या तुम इन C2 और XC2 के डिफरेंस को अब भूलोगे? विल यू बी एबल टू फॉरगेट what in C2 is and what XC2 is? Tell me. Will you be? I was hoping the same. I think आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये वर्ड, in C2 वर्ड और XC2 ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, राइट? बट ये अभी आ गया. We made fun of it. We are sitting at our home. This is like evening. We are casual. We are vibing. You know, we can be friends. We can be informal. And I'm hoping that just by being weird with each other, हमें ये चीज याद हो जाएगी. और ये जो छोटी सी चीज है, इन C2, XC2, denudation, exogenic forces have collectively a name called as the denudation. Okay, but we didn't learn denudation. We learned it by denude, which is but will you forget it? I'm hoping you will not. Now, the point is that if we do this 150 times in a year, can we probably be able to hit 5 questions more than everybody else? Just 5. We don't want 50, only 5. Now, if I tell you that these 150 sessions of ours will actually get 5 questions बेटर और करेक्ट. 5 क्वेश्चन नहीं तो एटलीस्ट 5 स्टेटमेंट. हो सकता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए बट कोई हिंट मिल जाए किसी क्वेश्चन में, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ इन द प्रीलिम्स. आई होप यू अग्री. एंड इफ यू डोंट, गिव मी योर फीडबैक. व्हाट एल्स वी नीड टू डू. सी यू टुमारो एट 3 PM. मैं आपके नए इंटरफेस का अपडेट आपको सुबह टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा. ऑलराइट, नाउ you have to make a video of teaching me this. This is the homework for the 1st of October. फिर हैंग हो गया. First of October homework. One thing you remember, that you don't need to spend a lot of time on it. You need to complete the whole chapter. आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है. You can skip things. Remember that. You can skip things. We are okay with that.
Okay, you can skip things, something which you find difficult or easy. You can actually wait also, मतलब repeat करना चाहते हो repeat भी कर सकते हो. But just this is your homework for tomorrow, chapter number 5. And tomorrow evening we'll do the chapter number 6, and on the 2nd of October you will have that as a homework. I'll see you tomorrow. Take care.